हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो चलिए गाने शुरू करते हैं। गाने अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। शोभित, मृत्युंजय, राजीव, राघव मृत्युंजय के ऑफिस में बैठे हुए थे। राजीव जो कि लगातार बैठा मृत्युंजय को घूरे जा रहा, इरिटेट होकर बोला, यार तुम जरा मुझे बता सकते हो कि हमें यहाँ पर रखने की वजह क्या है। मृत्युंजय राजीव की बात पर उसे घूरते हुए बोला, मैंने नोटिस किया है जब से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारे पैर किसी भी जगह पर जल्दी से रुकते नहीं है। कौन है वो बेवकूफ़ होगा जो शादी के बाद ऑफिस में रहना चाहेगा। राजीव ने मुंह बनाते हुए कहा। मृत्युंजय शोभित की तरफ इशारा करते हुए, ये भी तो शादीशुदा है, ये तो नहीं मर रहा है जाने के लिए। राजीव एक गहरी सांस लेकर बोला, सॉरी फक्ड यू अप, लेकिन तुम बता सकते हो कि हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए बोला, जो आदमी बनारस से वैशाली के पीछे आया था वो पागल खाने से निकल चुका है। मतलब कोई ऐसा इसके बारे में हम नहीं जानते, लेकिन वो जानता है हमारे पीछे पड़ा है। शोभित मृत्युंजय की बात पर बोला, हमारे पास सिर्फ एक तरीका है, सिक्योरिटी बढ़ानी पड़ेगी जब तक वो आदमी हमें मिल नहीं जाता। मृत्युंजय राघव की तरफ देखते हुए बोला, राघव वीर को कॉल करो। और ये कहते हुए मृत्युंजय राघव को देखता है जो कि किसी गहरी सोच में खोया हुआ। राघव को किसी गहरी सोच में खोया देख मृत्युंजय अपना हाथ कॉफी टेबल पर मारते हुए बोला, राघव। मृत्युंजय की तेज आवाज़ पर राघव वापस अपने सेंस में आते हुए जल्दी से बोला, यस बॉस। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, किस चुड़ैल के ख्यालों में खोए हुए हो या फिर डेविड याद आ रहा है तुम्हें। राघव मृत्युंजय की बात पर मुंह बनाते हुए बोला, मैं भला उस सफ़ेद बाल वाले भूत को क्यों याद करने लगा, मैं तो किसी और को याद कर रहा था। राघव के इस बात पर सभी उसकी तरफ देखने लगते हैं और राजीव राघव को देखते हुए कहता है, मतलब कोई लड़की। कौन है। राघव कुछ देर चुप रहकर बोला, एक लड़की है जिसका नाम सोनाली है। हाँ तो। राघव गहरी सांस लेकर बोला, जब राव फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया था और उसी दिन मेरी फ्रेंड थी सोनाली, उसे भी एक फैमिली ने अडॉप्ट किया था। फिर भी हम दोनों कभी नहीं मिले, लेकिन मैंने अचानक उसे कल अनाथ आश्रम में देखा। वो पहले की तरह नहीं है, बहुत ज़्यादा शांत रहने लगी, वरना हमेशा मुझसे लड़ते थे और मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों है। राघव की पूरी बात पर शोभित उसे देखते हुए बोला, कहीं तुम उस लड़की की बात तो नहीं कर रहा है न जिसे इंद्र मित्तल ने वैशाली समझ के उठा लिया था। शोभित की बात पर राघव अपना सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। मृत्युंजय राघव को घूरते हुए बोला, लेकिन तुमने तो कभी नहीं बताया कि तुम अडॉप्टेड हो। जिस पर राघव मुंह बनाते हुए बोला, कभी किसी ने पूछा ही नहीं और यहाँ जॉब करने के क्वालिफिकेशन में भी नहीं लिखा था कि एम्प्लॉय अडॉप्टेड है या फिर पहले से उसकी अच्छी खासी फैमिली है। राघव की बात पर राजीव मृत्युंजय की तरफ देखते हुए बोला, उसकी बात में पॉइंट है। मृत्युंजय अपना सिर हिलाते हुए राघव से बोला, ठीक है हम तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं। राघव 2 मिनट चुप रहकर बोला, मुझे डेविड की हेल्प चाहिए, लेकिन वो बहुत अजीब है। राघव की बात पर राजीव फुल कॉन्फिडेंस के साथ बोला, मैं हूं ना, मेरे सामने वो ज़्यादा नहीं टिकता। तभी राजीव का फ़ोन बजने लगता है। राजीव देखता है उसे गजेंद्र जी कॉल कर रहे थे। राजीव सब लोगों को एक नज़र देखने के बाद कॉल अटेंड करते हुए बोले, हेलो। दूसरी तरफ से गजेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले, तुमसे रिद्धिमा के लिए पानी पूरी लाने को कहा था ना, और तुम अभी तक कहाँ पर हो। राजीव फ़ोन को थोड़ा साइलेंट करते हुए बोला, डैड ऑलरेडी रात हो चुकी है, खाना खिलाकर सुला दो ना उसे। तभी उसे दूसरी तरफ से रिद्धिमा की रोने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुनते हुए राजीव गहरी सांस लेकर बोला, ठीक है मैं आ रहा हूँ, उसे रोने से मना कीजिए। गजेंद्र जी चिल्लाते हुए बोले, आधे घंटे के अंदर अगर तुम घर में नहीं आया तो रात भर घर आने की कोशिश मत करना, बेवकूफ़ कहीं के, किसी काम के नहीं हो। इतना कहकर गजेंद्र जी कॉल कट कर देते हैं। राजीव अपना फ़ोन पॉकेट में रखते हुए खड़ा होकर बोला, मुझे घर जाना है। राघव राजीव की बात पर बोला, लेकिन आप तो बात करने वाले थे ना डेविड से। राजीव इरिटेट होकर बोला, मैं फ़ोन में बात कर लूँगा या ना यार, तुम्हें क्यों चूल मची हुई है, अब जाओ घर, रात हो गई है। मृत्युंजय राजीव को उखरे मुड़ के देखते हुए, क्या हो गया, किसका कॉल था। राजीव मुंह बनाते हुए बोला, डैड का मतलब मेरे डैड का कॉल था। मेरी बीवी रो रही है क्योंकि उसे पानी पूरी खाना है, इसलिए मेरी खातिरदारी कर रहे थे वो। मृत्युंजय राजीव की बात पर अपना सिर हिलाते हुए बोला, प्रेगनेंसी टाइम बीवियाँ पागल हो जाती है, मेरी वाली तो 2 दिन से बात ही नहीं कर रही है। राजीव मृत्युंजय की बात पर बोला, बेहतर होगा उसे मना ले,
वरना पूरी जिंदगी गाना गाएंगे कि तुमने उसे कभी मनाया तक नहीं। मृत्युंजय सोचते हुए बोला, लेकिन मैं उसे मनाऊं कैसे, और मुझे किसी को मनाना नहीं आता। राघव मृत्युंजय की बात पर बोला, ब्लू एंगल 7 स्टार होटल में रूम बुक कर दूं? मृत्युंजय कुछ देर सोचने के बाद बोला, ख्याल बुरा नहीं है, लेकिन नवरात्रि चल रहा है तो मुझे नहीं लगता कोई वो मानेगी। शोभित टाइम की तरफ देखते हुए बोला, 7 बज चुके हैं, मैं जा रहा हूँ। इतना कहकर शोभित खड़ा हो जाता है। मृत्युंजय भी खड़ा होते हुए राघव से बोला, वीर को कॉल करके उस आदमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए कहना, और हो सके तो उसे फॉलो करते रहने के लिए कहना। और जहाँ तक बात है तुम्हारी उस सोनाली का, डेविड से कहकर मैं उसकी इन्फॉर्मेशन निकालता। तब तक के लिए थोड़ा खुश रहो, देवदास बनने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर मृत्युंजय अपने कोट का बटन लगाते हुए ऑफिस से बाहर चला जाता है। सभी लोग मृत्युंजय के पीछे ऑफिस के निकल जाते हैं। मृत्युंजय का कमरा। महक पूजा के लिए तैयार हो रही थी। आज महक ने सिला दिया लीची सिल्क साड़ी विथ ब्लाउज नेवी ब्लू एंड सिल्वर कलर की साड़ी के साथ मराठी गेटअप में रेडी हुई थी, जिसमें महक तबाही लग रही थी। वैशाली अंदर आते हुए बोली, दीदी हमसे ये साड़ी नहीं पहना जा रहा। ये कहते हुए वैशाली महक की तरफ देखती है तो उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। महक नथ को पहनते हुए वैशाली से बोली, 2 मिनट रुको, मैं तुम्हें रेडी करती हूँ। इतना कहने के बाद महक अपनी मांग में सिंदूर डालकर मंगलसूत्र पहन लेती है और अपने बाजूबंद को हल्का टाइट कर वैशाली की तरफ देखती है, जो कि अभी भी उसे ही घूरे जा रही थी। महक वैशाली की तरफ आते हुए बोली, क्या हुआ वैशाली, इस तरीके से क्या देख रही है? वैशाली आंखें बड़ी बड़ी कर महक को देखते हुए बोली, हमको पता है कि आप खूबसूरत हो, लेकिन इतनी खूबसूरत हमको यकीन नहीं हो रहा अपनी आंखों में। महक हल्का मुस्कुरा कर वैशाली के हाथ से साड़ी लेते हुए बोली, तुम्हारी बातों से किसी का भी दिल पिघल सकता है, और ज़्यादा मियाँ मिट्ठू बनना बंद करो और चलो, जैसे कह रही हूँ वैसे रेडी हो। वैशाली महक की बात पर ब्लाउज और पेटीकोट लेकर वॉशरूम की तरफ चली जाती है। फिर कुछ देर बाद उसे पहनकर बाहर आते हुए महक से कहती है, दीदी आज आप मराठी गेटअप में हो, मतलब आपको मराठी आती होगी। महक अपना सिर हिलाते हुए, हाँ आती है, बचपन से हूँ यहाँ पर। वैशाली हंसते हुए बोली, हाँ हाँ हाँ, बड़का भैया का फिर पोपट हो गया, उनको कुछ नहीं आता, खाली जुबान बस चलती है उनकी। मैं एक वैशाली को साड़ी पहनाते हुए, मैंने तुमसे कई बार कहा है ना, उनसे झगड़ा मत किया करो। वैशाली मुंह बनाते हुए, हम उनसे झगड़ा नहीं करते, उनकी जुबान ही ऐसी है जो हमको उनसे बहस करने में मज़ा दिलाती है। मैं कुछ देर में वैशाली को पूरा रेडी करके उसे मिरर के सामने खड़ा करते हुए बोली, ज्वेलरी पहन लोगी ना? वैशाली अपना सिर हिलाते हुए बोली, हम पहन लेंगे। दीदी हमको आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। महक ने वैशाली को देखते हुए कहा। महक की बात पर वैशाली कुछ देर चुप रह कर बोली, हमको माफ़ कर दो, हमने आपसे बात छुपाई, लेकिन हम डर रहे थे कि पता नहीं आपका रिएक्शन कैसा होगा, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए, लेकिन पक्का हम आज के बाद आपसे कुछ नहीं छुपाएंगे। महक वैशाली के हाथ को पकड़कर बोली, बीता हुआ कल जा चुका है वैशाली, अब आने वाला कल मैं तुम्हारे पास सब कुछ है, तुम्हारा पति, परिवार और उससे भी बढ़कर तुम्हारा एक प्यारा सा बच्चा। सबको भूलकर बस इस पर ध्यान दो। वैशाली महक को गले लगाते हुए बोली, आप इतनी अच्छी काहे हो, जल्दी वहाँ से हटो। मृत्युंजय ने अंदर आते हुए कहा। वैशाली महक से दूर हो उसे देखते हुए बोली, हमने तो आपसे कभी नहीं कहा कि हमारे पति से दूर रहा करो। मृत्युंजय दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम जाओ नहीं यहाँ से, मुझे बहस नहीं करनी तुमसे। वैशाली मृत्युंजय को घूरते हुए कमरे से बाहर चली जाती है। मृत्युंजय जल्दी से कमरे के दरवाज़ा बंद कर पलट कर महक को इंटेंस भरी नज़रों से देखने लगता है। महक मृत्युंजय को इग्नोर कर कमरे से बाहर जाने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसके हाथ को पकड़ उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, आज मेरा चांद बड़ा खूबसूरत लग रहा है, कहीं उसे किसी की नज़र ना लगे। ये कहते हुए मृत्युंजय महक की आंखों से काजल निकाल कर उसके कमर पर लगा देता है। मृत्युंजय के छूने पर महक अपनी आंखें बंद कर खोलते हुए मृत्युंजय से बोली, हो गया आपका, अब मुझे नीचे जाने दीजिए।
मृत्युंजय महक के गले पर हल्का सा किस करके बोला, इस तरीके से जानलेवा तरीके से तैयार मत हुआ करो, किसी दिन मैं मर जाऊंगा। महक मृत्युंजय को घूरते हुए बोली, दोबारा अगर मरने की बात करोगे ना तो मैं आपके मुंह को सुझा दूंगी छरी से मार कर। मृत्युंजय महक के नथ को देखते हुए बोला, वैसे तुमने आज मराठी गेटअप क्यों प्रिपेयर किया है? महक बड़े एटीट्यूड में बोली, कारण मी महाराष्ट्राचा आहे। मृत्युंजय महक को घूरते हुए बोला, हिंदी में बात कर सकती हो, मुझे समझ नहीं आती। महक जानबूझकर मृत्युंजय को कुछ चिढ़ाने के लिए बोली, महाराष्ट्रात राहून मराठी भाषा येत नसेल तर काय हरकत आहे? मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, मला माहित आहे, लेकिन थोड़ी थोड़ी। महक मृत्युंजय की बात पर हंसने लगती है, जिस पर मृत्युंजय उसे घूरते हुए कहता है, मैं तुम्हारे होठों की लिपस्टिक खाली कर दूंगा। महक अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, पहले मेरे टक्कर का लैंग्वेज सीख कर आओ, उसके बाद मेरे सामने अपना एटीट्यूड दिखाना। मृत्युंजय अपनी आंखें छोटी करके बोला, तुम्हें भी तो कोरियन, फ्रेंच, पहाड़ी लैंग्वेज नहीं आती ना? महक मुँह बनाकर जाते हुए बोली, हाँ तो मुझे इंडियन लैंग्वेज आती है ना, और इंग्लिश भी तो अच्छे से बोल लेती हूँ। मृत्युंजय जाती हुई महक को देख कर बोला, सो मिसेस शारंग, आई विल बी कम्प्लीटली फ्री टुमारो, सो लेट्स गो ऑन ए डेट समवेयर। मृत्युंजय की बात पर महक रुक कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सॉरी मिस्टर शारंग, बट आई डोंट हैव टाइम फॉर यू नॉनसेंस डेट। मृत्युंजय अपने दांत पीस कर बोला, देखो महक, सॉरी मृत्युंजय जी, मेरे पास टाइम नहीं है और जल्दी से रेडी होकर आ जाइए। महक में जाते हुए कहा। मृत्युंजय गहरी सांस लेकर फ्रेश होने के लिए चला जाता है। इधर मेन हॉल में सभी लोग रेडी होकर नीचे आ चुके थे। पंडित जी भी आज माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए आ चुके थे और कथा सुना रहे थे। विप्लो हाथ जोड़ बड़े ध्यान से पंडित जी के सारी बातों को सुन रहा था। हमेशा मस्ती करते रहने वाले सारे बच्चे आज बड़े ध्यान से पूजा में लगे हुए थे। पूरी कहानी सुनने के बाद पंडित जी रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोले, शारंग साहब, पूजा शुरू करते हैं। रविंद्रनाथ जी अपना सिर हिलाते हुए बोले, जी बिल्कुल। इतना कहकर वो आ रहे हैं। मृत्युंजय और महक की तरफ देखते हैं। नीलमा सावित्री जी की तरफ देखते हुए बोली, माँ, मृत्युंजय की पत्नी सर्वगुण संपन्न है, क्यों न आज की आरती वही करे। महक नीलिमा की बात पर उसकी तरफ देखने लगती है तो सावित्री जी अपना सिर हिलाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, महक कर लेगी, तुम कर लोगी ना। महक सावित्री जी ने महक की तरफ देखते हुए कहा। महक सब लोगों की नज़र को खुद पर महसूस कर अपना सिर हिलाते हुए बोली, मैं कर लूँगी। मृत्युंजय महक के बगल में खड़ा होते हुए धीरे से बोला, अगर तुम्हें नहीं आता तो मैं गा दूँगा। महक मृत्युंजय को कनखियों से देख घूरने के बाद बोली, मराठी तो ठीक से बोल नहीं सकते हैं, आरती आएंगे। मृत्युंजय बड़े एटीट्यूड में बोला, मुझे अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश मत करो महक, हार जाओगे। महक मृत्युंजय की बातों को इग्नोर कर पंडित जी से आरती की थाल ले लेती है। पूरी आरती खत्म होने के बाद महक आरती अपने माथे से लगा पंडित जी की तरफ बढ़ा देती है। पंडित जी रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोले, कुछ भी कहिए सारंग साहब, बहू अपने सुनार की तरह ढूंढी है, बिल्कुल हीरे जैसी है। पंडित जी की बात पर मृत्युंजय पंडित जी से बोला, मैंने ढूंढी है। मृत्युंजय ये कहने पर सभी लोग मुस्कुरा देते हैं। मृत्युंजय सब लोगों को आरती देता है और प्रसाद देने के बाद पंडित जी वहाँ से चले जाते हैं। विप्लो और विकल्प रिया एक दूसरे को देखने के बाद अदिति को अपने साथ लेकर कमरे की तरफ चले जाते हैं। कुछ देर बाद चारों गरबा गेटअप में रेडी होकर नीचे आ जाते हैं। उन्हें देखकर शोभित अपनी आंखें छोटी करके बोला, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? विप्लो अपने दांत दिखाते हुए बोला, सीमा मंडल में आज गरबा हो रहा है, हम भी वहीं जा रहे थे। फिर कल हम भी तो सामने वाले मैदान में गरबा आयोजित करने वाले हैं ना। महक विप्लो की बात पर बोली, मैंने जगराता सोचा था। विप्लो अपना सिर हिलाते हुए बोले, ठीक है, पहले जगराता कर लेंगे, उसके बाद गरबा कर लेंगे। रचना उन लोगों को घूरते हुए बोली, रात काफ़ी हो गई है, कोई ज़रूरत नहीं कहीं जाने की, चुपचाप डिनर करो और सो जाओ। वैदिक भी रेडी होकर आते हुए बोला, मुझे भी जाना है, चलो जल्दी चलते हैं। नीलिमा वैदिक को पकड़ते हुए बोली, तुम कहीं नहीं जाओगे। शिवराज नीलिमा की बात पर बोला, जाने दो ना, बच्चा है,
अभी एंजॉय नहीं करेगा तो कब करेगा, और पहली बार मुंबई की नवरात्रि देख रहा है। नीलिमा एक नज़र मृत्युंजय को देखने के बाद शिवराज से बोली, मेरे बच्चे पर पहले से ही बहुत सारे खतरे हैं। मैं नहीं चाहती कि यहाँ पर बेवजह फिर से ये किसी मुसीबत में पड़ जाए। वैदिक नीलिमा की बात पर इरिटेट होकर बोला, यार मॉम जाने दो ना, वहाँ पर भाई लोग भी तो रहेंगे ना। इन लोगों को खुद से फुर्सत मिले तब तुम पर ध्यान देंगे ना, इसलिए चुपचाप घर में रहो। नीलिमा ने वैदिक को फटकारते हुए कहा। वैदिक रविंद्रनाथ जी की तरफ देखते हुए बोला, दादू मॉम से कहो ना मुझे जाने दे। विप्लव वैदिक के हाथ को पकड़कर नीलिमा से बोला, चाची मैं ख्याल रखूंगा वैदिक का, जाने दो ना, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। सावित्री जी नीलिमा की तरफ देखते हुए बोली, जाने दो नीलिमा। नीलिमा सब लोगों के अप्रोच करने पर वैदिक को जाने देने के लिए मान जाती है। कशिश नित्या की तरफ देखते हुए बोला, तुम्हें नहीं जाना? नित्या अपना सिर नहीं में हिलाते हुए बोली, मुझे नहीं जाना, मुझे आराम करना है। सौर आते हुए बोला, नित्या चलो गरबा करने चलते हैं। नित्या सौर की तरफ देखते हुए बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मीरा नित्या की बात पर बोली, मैंने बुलाया था क्योंकि आप काफ़ी उदास लग रहे थे। नित्या अपनी आंखें रोल करते हुए मीरा से बोली, मुझे नहीं जाना भाभी। आपको इस तरीके से बिना मुझे पूछे शौर्य को नहीं बुलाना चाहिए था। कशिश नित्या की बात पर बोला, तुम्हें चले जाना चाहिए, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा। विकल्प नित्या की तरफ देखते हुए बोला, चलो साथ में चलते हैं। सब लोगों की बात पर नित्या अपना सिर हिलाती है और जाने के लिए मान जाती है। ध्रुवी उसके डैड को कॉल आने के कारण घर चली जाती है। कुछ देर बाद सभी लोग लोकेशन के लिए निकल जाते। वैशाली भी अमृत के साथ चली जाती है और मीरा कशिश भी चले जाते हैं। शोभित अदिति को अकेले छोड़ने के डर से चला जाता है। इधर शिवा मंडल सोसाइटी पूरी सजावट को देखते हुए वैशाली का मुंह खुला खुला रह जाता है। अदिति भी फटी आंखों से सब कुछ देख रहे थे। शोभित अदिति को पकड़ते हुए बोला, मुझे छोड़कर तुम कहीं नहीं जाओगी। अदिति शोभित की बात पर बोली, लेकिन वापी ने कहा कि वो मुझे गरबा और डांडिया सिखाएगा। शोभित अदिति की बात पर बोला, मैं सिखाऊंगा तुम्हें, किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अदिति शोभित की बात पर बोली, आपको आता है डांडिया? शोभित अपना सिर हिलाते हुए बोला, मुझे बहुत कुछ आता है जिस बारे में तुम्हें पता नहीं है। शोभित की बात पर अदिति अपना सिर हिलाते हुए बोली, मुझे पता है आपको बहुत कुछ आता है, मुझे कब सिखाओगे? शोभित अदिति के हाथ को पकड़ कर बोला, चलो तुम्हें डांडिया सिखाता हूँ। अदिति अपना सिर हिलाते हुए शोभित के साथ आगे बढ़ जाती है, जहाँ पर बहुत सारे लोग म्यूजिक में डांस कर रहे थे। विप्लव वैदिक के साथ खड़ा उसकी तरफ देखते हुए बोला, अगर तुम कहीं पर भी गुम होने की लगोगे तो स्टेज जो नज़र आ रहा है ना, वहाँ पर जाकर हम लोगों का नाम बता देना, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे। वैदिक विप्लव की बात पर एटीट्यूड में बोला, मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो गुम हो जाऊँगा। विप्लव वहाँ पर खड़े आदमियों को दिखाते हुए बोला, देख रहा है चींटी है उनके बराबर में, चल। अब इतना कहकर विप्लव वैदिक को भी लेकर सब लोगों के बीच चल जाता है। विकल्प को वहाँ पर कोई टेंशन ही नहीं थी, तो वो मस्त एक जगह डीजे वाले के साथ बैठकर गाने सजेस्ट कर रहा था। मीरा कशिश की तरफ देखते हुए बोली, चलो मैं आपको डांस सिखाती हूँ। कशिश अपने हाथ बांध कर बोला, मुझे बहुत अच्छे से आता है। मीरा कशिश के हाथ को पकड़ कर बोली, तो चलिए साथ में करते हैं। इधर अमृत भी वैशाली को डांस के लिए ले आया था, लेकिन उसे ज़्यादा डांस करने नहीं दे रहा था। विप्लव वैदिक के साथ यूं बैठा अब सब लोगों को डांस करता हुआ देख रहा था कि कोई उसके हाथ को पकड़कर उसे सब लोगों के साथ मिलाकर उसके हाथ में डांडिया दे देता है। विप्लव हैरानी से सामने की तरफ देखता है, जहाँ पर बॉबी घाघरा चोली पहने खड़ी हुई थी। विप्लव बॉबी को देखते हुए बोला, तुम यहाँ क्या कर रही हो? बॉबी विप्लव को घूर कर बोली, भारतनाट्यम करने आई हूँ इडियट, गरबा हो रही है ना? विप्लव बॉबी की बात पर मुंह बनाकर बोला, हाँ तो मुझे क्यों लेकर आई हो? बॉबी विप्लव को सबके बीच में धक्का देते हुए बोली, तुम्हारे साथ डांस करने के लिए। तभी सॉन्ग भी प्ले हो जाता है। बॉबी मुस्कुराते हुए विप्लव को देखते हुए बोली। विप्लव भी बॉबी के साथ डांस करते हुए कशिश मीरा की तरफ देखते हुए बोला। शोभित अदिति की तरफ देखते हुए मीरा और अदिति साथ में डांस करने लगती हैं।
विकल्प भी सब लोगों के साथ डांस करने के लिए आ जाता है और म्यूजिक के बीच में घूमते हुए डांस करने लगता है। विकल्प अभी डांस कर रहा था कि कोई आकर उससे टकरा जाती है और विकल्प उसकी तरफ देखता है जिसने अपने चेहरे पर काले रंग का मास्क लगा रखा था। विकल्प को एक नज़र देखने के बाद वहाँ से जल्दी से छुपते हुए निकल जाती है। विकल्प उसे जाता हुआ देख उसके हाथ के चांदी के कड़े को, जो कि उसके कपड़े में उलझ गया था, निकालते हुए उस लड़की से बोला, हेलो मिस, आपका कड़ा। यह कहते हुए विकल्प उस लड़की के पीछे आता है जो कि मंडल से बाहर चली गई। विकल्प जैसे उस लड़की के पीछे बाहर आता है, एक वेन वहाँ पर आकर रुकती है और उसे लड़की को अंदर खींच लेती है। विकल्प उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है तो कोई उसके सिर पर पीछे से मारकर उसे भी अंदर खींच लेता है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिखें। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए धन्यवाद।